नमस्कार भाइयों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे समसामयिकी जो घटना चक्र आता है, उस घटना चक्र की कड़ी में हम देखेंगे जीएस पॉइंटर को। और ये है टॉपिक हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। आपको मैं सबसे पहले ये चीज़ बताना चाहूँगा कि घटना चक्र के इस तथ्यसार में यह चीज़ जो है एक शॉर्ट व्यू में दिया गया है। पूरी की पूरी घटना चक्र जब आप पढ़ेंगे तो इसको एज ए रिवीजन की तरह ही देखने का प्रयास करिएगा। यदि आप मेरी बात को ध्यान से समझिए, यदि आप इसका घटना चक्र पढ़ने के बाद अगर नोट्स बना रहे हैं, अगर बना लिए हैं तो उससे पढ़ेंगे तो और बेहतर होगा। यदि आप नोट्स नहीं बनाए हैं तो ये एक अल्टरनेट के तौर पर आपको पूर्वावलोकन करके घटना चक्र वालों ने दिया हुआ है। बहुत बढ़िया है, रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। तो आशा करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए भारत का संवैधानिक विकास, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इसमें देखिए भारतीय विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति भारत परिषद अधिनियम 1892 में दिया गया। इसका क्या मतलब है? आपको पता था कि पहले तो ये था कि अनुपूरक प्रश्न पूछे नहीं जा सकते थे, लेकिन बाद में ये हुआ कि 1892 के अंतर्गत आप जो है भारत परिषद अधिनियम लाया गया और आप उस पर बहस कर सकते हैं अंग्रेज़ों के इस बजट पर। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन आ जाएगा कि बजट पर बहस करने की शक्ति किस एक्ट के माध्यम से प्राप्त हुई? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा लाई गई थी और 1774 में कोलकाता में ये चीज़ बनाया गया था न्यायालय। और एलिंजा एप्पे और हाइट और लिमिस्टर ये सब जो है वहाँ के न्यायाधीश थे। ठीक है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत परिषद अधिनियम 1935 के माध्यम से बनाई गई, 1937 में बनी। ठीक है, संघीय न्यायालय। उसके बाद यहाँ पर देखिए नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से 1784 में एक पिट्स इंडिया एक्ट आया था। लाया क्यों गया था? वैसे ये 10 सालों में आता था, लेकिन 1773 से 1783 में देखिए 10 सालों में लगभग आया है। 83 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था और इसी के माध्यम से नियंत्रक परिषद की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स की स्थापना यहीं पर की गई थी। उसके बाद यहाँ पर देखिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ये है नियामक अधिनियम 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। उसके बाद इंग्लिश में मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी 1813 में। जो इंग्लिश मिशनरी थे, देखिए आपको पता होगा कि 1813 में सबसे पहले 1 लाख रुपए का बजट पारित किया गया था एजुकेशन के लिए। ये एजुकेशन के लिए बजट इसलिए पारित किया गया था ताकि अंग्रेज़ जो है भारतीयों को शिक्षित कर सकें और वेस्टर्नाइजेशन को फैला सकें और वहाँ से तैयार माल को ले आकर के यहाँ पर जो है बेच सकें। ठीक है, आप उसके वेस्टर्नाइजेशन को अडॉप्ट करेंगे तभी तो आप धोती कुर्ता से बाहर निकलेंगे, सारी मोह माया की चीज़ देखेंगे। इसी कारण ऐसा हो रहा है। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति 1833 के चार्टर एक्ट में आई थी। 1833 के चार्टर एक्ट में चाय और चीन पर व्यापार पर जो है वो संपूर्ण प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। 1813 में कुछ मामलों में प्रतिबंध लगाया गया था, 1833 में पूर्णतः जो है प्रतिबंधित कर दिया गया था। एक सेकंड। गवर्नर जनरल की परिषदों में ये हो गया ऊपर वाला। इसके बाद देखिए 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। जो प्रांत में कार्यकारिणी शासन थी वहाँ पर द्वैध शासन की व्यवस्था और केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्ति का हस्तांतरण। केंद्र में प्रांतों की विधायी शक्ति जो थी केंद्र उसका हस्तांतरित कर सकता था और प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था जो है आरंभ हुई थी यहाँ पे। अब भारतीय विधान पालिका की प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। जो भारतीय विधान पालिका है प्रथम बार द्विसदनीय बनाया गया था, ये 1919 के भारत शासन अधिनियम में होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रदान हुई थी भारत परिषद अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय हुई केंद्र वाली। तो भारत शासन अधिनियम 1919 में। और राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहाँ से हुई थी? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में। और 123 के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है।
भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हो पाया, यह 1833 के चार्टर एक्ट में हुआ था। भारत के संविधान भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन आधारित है। भारत शासन अधिनियम 1935 में जो है शक्ति का बंटवारा इसी के माध्यम से हुआ था। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू हुआ भारत परिषद अधिनियम 1935 द्वारा। केंद्र में द्वैध शासन भारत परिषद अधिनियम 1935 और राज्य में द्वैध शासन कब हुआ था तो भारत शासन अधिनियम 1919। देखिए यहाँ ऊपर दिया गया है, यहाँ पर देखिए भारतीय विधान पालिका जो यहाँ पर होती है, ऊपर केंद्र वाली नहीं, मैंने वो भी हो सकता है कि मैंने उल्टा बोल दिया हो। तो राज्यों में सबसे पहले विधान पालिका में जो है द्वैध शासन कब लागू हुआ, द्विसदनीय व्यवस्था लागू हुई तो भारत शासन अधिनियम 1919। और केंद्र में कब लागू हुआ तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 में हुई। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ दी गई थी गवर्नर जनरल को। अवशेष शक्तियाँ भारत शासन अधिनियम के तहत किसको दी गई थी तो गवर्नर जनरल को दे दी गई। हालांकि यहाँ पर वायसराय हुआ करते थे। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है देश के लिए लिखित संविधान। तो यहाँ पर देश के लिए कोई लिखित संविधान नहीं था, स्वयं ब्रिटेन में नहीं है तो यहाँ पर कहाँ रहेगा। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है और अधिकांश चीज़ें यहीं से ही ली गई हैं। इवन 50% एबव जो है यहीं से है। बर्मा भारत से अलग हुआ था तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा भारत से अलग हो गया था। देखिए 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, आप हमें कमेंट बताइएगा, मुझे याद नहीं आ रहा है इस समय कि सबसे पहला संघीय न्यायालय के सबसे पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था। ठीक है, वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था कुल 8 प्रांतों में। 8 प्रांतों से कांग्रेस ने जो है वहाँ पर जीत हासिल की थी, वहाँ पर मंत्रिमंडल बना था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो क्रिप्स मिशन, देखिए क्या है, जब क्रिप्स मिशन आया था मे बी 1942 में आया था, तो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण करने का प्रस्ताव किसने रखा था तो क्रिप्स मिशन ने रखा कि एक निर्वाचित संविधान सभा बना लिया जाएगा और वहाँ से जो है संविधान का निर्माण कर लिया जाएगा। तो क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव था। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में एल्बर्ट बिल का उद्देश्य था, जहाँ तक अदालतों की दांडिक आधिकारिक संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों की बराबरी पर रोकना था। देखिए बात ऐसी थी कि यूरोपीय यदि कोई व्यक्ति होगा, जैसे ब्रिटेन का, फ्रांस का या एनी अदर का जो व्यक्ति होगा, उसको भारतीय जज सज़ा नहीं सुना सकते थे। इसीलिए एल्बर्ट बिल लाया गया था इसी के विरोध में। तो इसी के लिए विरोध हुआ था कि एल्बर्ट बिल गलत है, न्यायपालिका में चीज़ें नहीं होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान की निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत में आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या का अनुपात 10 लाख था। मतलब एक सीट जो थी 10 लाखों पर हुआ करती थी, जनसंख्या पर हुआ करती थी। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे सर पैथिक लॉरेंस, स्टोफर्टकिस और एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, कैबिनेट मिशन के जो है अध्यक्ष हुआ करते थे। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। 1942 में क्रिप्स आ चुका था और इसका अगला चरण कैबिनेट मिशन था जो कि 1946 में आया। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद में उपसभापति कौन थे तो जवाहरलाल नेहरू थे। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। कथन एक देखिए यहाँ पर, वेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। दूसरा इसका कारण है, वेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है।
कथन सही है पर कारण गलत है। देखिए, वेबल योजना जो लाई गई थी कि हिंदू और मुस्लिम वेबल जो थे, और इसीलिए वेबल का विरोध भी हो रहा था। वो चाह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम सदस्य बराबर हों, लेकिन अंग्रेज़ कतई ये नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन बच जाए, क्योंकि अगर भारत का विभाजन बचना होता तो आज इजराइल फ़लस्तीन जैसी गतिविधि नहीं होती। अंग्रेज़ जहाँ गए हैं वहाँ झगड़ा करवा के गए हैं, ठीक है। किसी चीज़ को वो अनायास छोड़ कर के नहीं गए हैं। तो ये कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी 1934 में। जो स्वराज पार्टी बनी थी, स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में, हालांकि स्वराज पार्टी का निर्माण 1923 में हुआ था, ठीक है, मोतीलाल नेहरू और के प्रयासों और एक और थे चित्तरंजन दास के प्रयासों से। लेकिन 1934 में स्वराज पार्टी द्वारा यह कहा गया था कि जो है संविधान सभा की रचना होनी चाहिए। और संविधान सभा के बारे में कुछ कथन है, उसके बारे में हम देखेंगे। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया और उनमें प्रारूप समिति की सबसे महत्वपूर्ण जो है स्थिति थी। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, ठीक है। नंबर 3 इसका है कि इसकी चुनावी प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। और चौथा है वह बहुदलीय निकाय थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये सब चीज़ें सब सही हैं, कोई इसमें गलत नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें सही हैं कि बहुदलीय निकाय भी था, संविधान सभा था, एंग्लो इंडियन की बात भी दी, 1935 के अधिकांश चीज़ें ली गई थी यहाँ पर, ये भी बात रखा गया था। तो सारी चीज़ें इसमें थी। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया था, ठीक है। भारत के संविधान को तैयार करने के लिए संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया था। 10 लाख संख्या पर एक जो है आए थे। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था प्रांतीय सभाओं द्वारा, प्रांतीय जो सभा थी उनके द्वारा जो है चुना गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, ठीक है। भारत की संविधान निर्मात्री सभा या संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो संविधान निर्मात्री सभा और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान की स्थापना हुई थी तो 9 दिसंबर भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और भारत के संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुए थे। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है, 1947 को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव की प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया जवाहरलाल नेहरू द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव उन्हीं के द्वारा पेश किया गया था। अब भारतीय संविधान के निर्माण में संबंधित सही कथन हैं जो हैं इसमें सब सही हैं, ठीक है। तो पंडित नेहरू को उद्देश्य प्रस्ताव का, एक सेकंड रुक जाइए, तो भाइयों यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन सही हैं। तो चलिए देखते हैं, कोई आ गया था। तो पंडित नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, ये संविधान के निर्माण पर असर था इसका, ठीक है। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, ठीक है, भारत के लोगों द्वारा ही आदेशित किया गया है। तो ये सब सही है, ठीक है। देखिए बात ऐसी है कि मुझे इस पर पढ़ाने का आदत नहीं है, इसी कारण जो है समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तो ठीक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 अधिवेशन हुए थे, ठीक है। 12 अधिवेशन कुल मिलाकर के हुआ था और टाइम इसका कितना लगा हुआ था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे हुए थे, ठीक है।
संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी थे, ठीक है। और प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य ऐसा कौन थे जो एकमात्र कांग्रेसी थे? तो के.एम. मुंशी थे, एकमात्र कांग्रेसी थे, ठीक है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में। बाकी सब बाहर से आए हुए थे, मतलब भारत के थे लेकिन कांग्रेस से सदस्यता नहीं थी इनकी। देखिए, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे वी.टी. कृष्णमाचारी, ठीक है। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले वी.टी. कृष्णमाचारी थे। और संघ संविधान की समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। जो प्रांतों को एकीकरण किया था उन्होंने, वो सरदार पटेल जी ने ही किया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु जो है सलाहकार समिति कौन थी? तो सरदार पटेल जी की थी। देखिए, ये फंडामेंटल राइट्स आपका और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए जो कि प्रांतों को उन्होंने एकीकरण किया था, तो उनका कहने का मतलब ये था कि इस विभाग को भी इन्हीं के द्वारा जो है वो इंगित किया गया था, कि चूँकि काफ़ी लोगों को ये मना करके लाए थे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के अन्य सदस्य कितने थे? तो ये 6 थे, उनको मिला के 7 थे। संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान के सलाहकार बी.एन. राव, और भारतीय संविधान के प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, तो बी.एन. राव द्वारा जो सबसे पहले प्रारूप तैयार किया गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया। जो हमारा झंडा तिरंगा है, इसको 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। संविधान निर्मात्री परिषद में झंडा समिति को कब लाया गया था? तो पिंगला स्वामी कोई करके थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है झंडा समिति के अध्यक्ष थे, और ध्वज को तैयार किया था। ध्वज का कलर और डिज़ाइन जो है इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था। बाकी इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे झंडा समिति के? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था तो 26 नवंबर 1949 को। भारत संविधान लागू हुआ 26 जनवरी से 50 को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस के अधिवेशन तिथि 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। कराची अधिवेशन आपको पता होगा, ठीक है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, और भारत का संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया 26 नवंबर 1949 को। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा के निर्वाचन हुए थे बम्बई प्रेसिडेंसी में एम.आर. जयकर के स्थान पर। हुआ क्या था कि ये जयसूर कलना से वेस्ट बंगाल से जीते हुए थे, लेकिन जब वो पाकिस्तान में चला गया, पश्चिमी पाकिस्तान में, तो अब क्या करें, पूर्वी पाकिस्तान में चला गया तो क्या करें, तो इनको फिर बी.एन. राव के रिकमेंडेशन पे कहा कि इनको लेके आई। काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं ये हैं, काफ़ी इन्होंने पीएचडी किया है और कई चीज़ें के बारे में इनको जानकारी है, इनको ले आई। इनके बिना संविधान सभा की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, चूँकि ये के माननीय व्यक्ति हैं, इनको लेके आना चाहिए। तो उन्हीं के सुझाव पर फिर एम.आर. जयकर को बम्बई प्रेसिडेंसी से हटाया गया और उनके स्थान पर इनको निर्वाचित करवाया गया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु क्रमशः 1891 में इनकी जन्म हुई थी, 1956 में मृत्यु हुई थी। जनगणमन भारत के राष्ट्रगान को अपनाया गया था 1950 में जनगणमन को अपनाया गया था, ठीक है। और 22 जुलाई 1947 को ध्वज को अपनाया गया था। 1947 को ध्वज को और 1950 में जनगणमन को। अब यहाँ पर देखिए, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह, ठीक है, को कब अंगीकृत किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को अशोक का स्तंभ जो है जो स्वीकार किया गया था। तो जनगणमन और चिन्ह जो है ये 1950 में लिया गया था, बाकी 1947 में आपका झंडा लिया गया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की प्रगति भारत सरकार अधिनियम 1935 को पारित के होने के रूप में की गई थी। भारत सरकार 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन
का उपबंध किया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें सही हैं कि इन्हीं तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1935 के विचार विमर्श पारित करने के लिए हुआ था, क्योंकि गोलमेज सम्मेलन 1930-31 और 1930-31 में हुआ था। 1929 30-31 में 29-30 आप मान लीजिए, और 30-31 मान लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। और उसी के बाद 1935 में जो है भारत परिषद अधिनियम, भारत शासन अधिनियम आया था। ठीक है, और उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ के पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन किया था। ये भी सही है। अब कथन देख लीजिए, थोड़ा कथन पर क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। तो भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, सही है। इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है, ग्रहण किया गया, ये भी सही है। तो ए आर दोनों सही है, आर ए की सही है, स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, क्योंकि ग्रहण किया गया है तो ठीक है। देखिए कहा जा रहा है कि अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसके लिए नियम कानून बनाए गए, ये बात तो सही है। इसको एक ग्रहित किया गया, अब आवश्यकताओं की पूर्ति किया गया, लेकिन इसमें ग्रहित किया गया, इसलिए उसको क्या ज्वाइंटली है, इसलिए स्पष्टीकरण नहीं करता है। और संविधान सभा में वयस्कों के मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी मौलाना आज़ाद ने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 15 वर्षों के लिए वयस्कों के जो मताधिकार है उसको स्थगित करने की बात कही थी, शिक्षा मंत्री थे। अब यहाँ पर देखिए, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनैतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, ये महात्मा गांधी ने कहा था। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माता ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। यह कथन आइवर जेनिंग्स का है। ठीक है, आइवर जेनिंग्स ने कहा था, इसी कारण जो है बंटवारा हुआ था। तो आइवर जेनिंग्स कहीं ना कहीं ये चीज़ें बोल रहे थे। उसके बाद यहाँ पर देखिए, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह कथन और ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था। भारतीय संविधान सभा के कुल महिलाओं की संख्या 15 थी उस समय, तो 15 महिलाएं जो है संविधान सभा में थी। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अभी मैं शुरू में पढ़ा रहा हूँ, तो इस पर पढ़ाने में दिक्कत मोबाइल पे आती है, और उस पर मैं इसलिए नहीं पढ़ा पाता क्योंकि मेरे पास वॉइस वाला नहीं है और नॉइस आता है काफ़ी, तो समस्याएँ हैं। आप मैनेज करिए, जब जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। नमस्कार।